प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर फरहीन सैयद, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पलसोड़ा, जिला उज्जैन, सामाजिक विज्ञान की आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक के अध्याय 9 स्वतंत्रता आंदोलन व संबंधित घटनाएं नामक अध्याय के अंतर्गत गांधी जी के नेतृत्व में हुए असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन पर विस्तृत बात करेंगे। कांग्रेस ने 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग का नया कार्यक्रम अपनाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट का विरोध, ब्रिटिश सरकार की वादा खिलाफी का विरोध और स्वराज्य की प्राप्ति, यह असहयोग आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य थे। इस आंदोलन को कई चरणों में चलाया जाना था। आरंभिक चरण में सरकार द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटाना था। इसके बाद विधानमंडलों, अदालतों और शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार करने तथा करों की अदायगी न करने का अभियान चलाया जाना था। यह तय किया गया कि असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए 1.5 लाख स्वयंसेवकों का एक दस्ता तैयार किया जाएगा। आइए अब हम असहयोग आंदोलन की प्रगति पर विस्तृत बात करते हैं। आंदोलन शुरू होने से पहले ही गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग के बदले अंग्रेज़ों द्वारा दी गई केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी। अन्य लोगों ने भी गांधी जी का अनुसरण करते हुए अपनी उपाधियों एवं पदवियों को त्याग दिया। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। बहुत से वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। विधानमंडल के चुनावों में लगभग 2/3 मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। शिक्षण संस्थाएं खाली हो गईं। राष्ट्रीय शिक्षा का एक नया कार्यक्रम आरंभ किया गया। विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए अनेक शिक्षण संस्थाएं जैसे काशी विद्यापीठ एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई। अनेक भारतीयों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। पूरे देश में हड़तालें हुईं। मालाबार में मोपला विद्रोह छिड़ गया। हिंदू और मुसलमान एक होकर इस आंदोलन में शामिल हुए और पूरे देश में भाईचारे के उदाहरण देखे गए। सिखों ने गुरुद्वारों से सरकार समर्थक और महंतों का कब्जा खत्म कराने के लिए अकाली आंदोलन आरंभ किया। हजारों लोगों ने स्वयंसेवकों में अपना नाम लिखवाया। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए 1921 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। 6 महीने के अंदर ही इसमें 1 करोड़ रुपये एकत्रित हो गए। सरकार ने कठोर दमन चक्र चलाया और अनेक प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए। आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया। जब 17 नवंबर 1921 को वह भारत पहुंचा तो उसका स्वागत आम हड़तालों और प्रदर्शनों द्वारा किया गया। अनेक जगहों पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। दमन चक्र जारी रहा और साल के खत्म होने तक गांधी जी को छोड़कर सभी बड़े नेता जेलों में बंद किए जा चुके थे। असहयोग आंदोलन का उत्साह और ब्रिटिश सरकार का दमन दोनों जब चरम सीमा पर थे, उसी समय दिसंबर 1921 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ, जिसके अध्यक्ष हकीम अजमल खां थे। कांग्रेस ने आंदोलन को तब तक जारी रखने का फैसला किया जब तक पंजाब और तुर्की के साथ हुए अन्यायों का प्रतिकार नहीं हो जाता और स्वराज प्राप्त नहीं होता। परंतु इसी बीच चोरी चोरा कांड हो गया, जिसके कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को संयुक्त प्रांत
अर्थात वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण गुस्साई भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार सहित 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से गांधी जी को बहुत दुख पहुंचा तथा उन्हें भय था कि जन उत्साह और जोश के इस वातावरण में आंदोलन आसानी से एक हिंसक मोड़ ले सकता है। अतः गांधी जी ने 12 फरवरी को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई, जिसमें चोरी चौरा कांड के कारण सामूहिक सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव पारित कराया गया। प्रस्ताव में रचनात्मक कार्यक्रम अर्थात चरखे को लोकप्रिय बनाने, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने तथा छुआछूत का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया गया। इस समय जो नेता जेलों में बंद थे, उन्हें आंदोलन रोके जाने की खबर सुनकर अप्रसन्नता हुई। स्वयं गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन्हें 6 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई, मगर उन्हें 2 वर्षों के अंदर ही रिहा कर दिया गया। साइमन कमीशन के द्वारा 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार अगले 10 वर्षों में संवैधानिक परिवर्तनों के प्रश्न पर पुनर्विचार किया जाना था। कमीशन के 7 सदस्य अंग्रेज थे। इसमें एक भी भारतीय को सम्मिलित नहीं किया गया था। इस कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके सारे सदस्य अंग्रेज थे। संपूर्ण भारत में इस आयोग का व्यापक विरोध हुआ, क्योंकि जिस कमीशन को भारत का राजनीतिक भविष्य निश्चित करना था, उसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। यह भारत के लिए अपमानजनक बात थी। भारतीय जनता को इस आयोग से जरा भी आशा नहीं थी। कांग्रेस ने प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थान में तथा प्रत्येक प्रकार से आयोग का बहिष्कार करने का निश्चय किया। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा। एक देशव्यापी हड़ताल ने उसका स्वागत किया। केंद्रीय विधानसभा के अधिकतर सदस्यों तक ने कमीशन का बहिष्कार किया। कमीशन के विरोध के लिए पूरे देश में कमेटियां बनाई गईं, ताकि जहां भी वह जाए उसके खिलाफ प्रदर्शनों और हड़तालों का आयोजन किया जा सके। हड़तालियों का नारा था, साइमन वापस जाओ। अनेक स्थानों पर पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को पीटा। साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में उसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया। पुलिस के लाठीचार्ज के कारण ही लाला लाजपत राय की दिसंबर 1928 ईस्वी में मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला भगत सिंह तथा उनके साथियों ने पूरे पुलिस अधिकारी, जिसका नाम सैंडर्स था, जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था, को दिसंबर 1928 में मार दिया, जिसे लाहौर हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। यद्यपि इस आयोग की भारत में कड़ी आलोचना की गई, फिर भी इस आयोग की अनेक बातों को 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम में स्वीकार कर लिया गया। दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन आरंभ हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी चुने गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जगह जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषित किया कि हमारे सामने एक ही ध्येय है और वह है पूर्ण स्वाधीनता का। अर्थात हमारे लिए स्वाधीनता का अर्थ है ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूर्ण स्वतंत्रता। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता के प्रस्ताव को स्वीकार किया। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस अध्यक्ष ने अर्धरात्रि में रावी नदी के तट पर विशाल जनसमूह के समक्ष पूर्ण स्वाधीनता का ध्वज फहराया।
कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया। इस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। यद्यपि वायसराय लॉर्ड इरविन ने लाहौर अधिवेशन के पूर्ण स्वाधीनता के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया था, परंतु गांधी जी अभी भी समझौते की आशा रखते थे। अतः उन्होंने 30 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 मांगे प्रस्तुत की। गांधी जी ने यह भी घोषित किया कि मांगे स्वीकार न होने की स्थिति में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया जाएगा। अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण इस प्रकार है। गांधी जी चाहते थे कि सरकार विनिमय की दर घटाए, भू राजस्व कम करे, पूर्ण नशाबंदी लागू हो, बंदूकों को रखने का लाइसेंस दिया जाए, नमक कर समाप्त हो, हिंसा से दूर रहने वाले राजनीतिक बंदी छोड़ दिए जाएं, गुप्तचर विभाग पर नियंत्रण स्थापित हो, सैनिक व्यय में 50% कमी हो, कपड़ों का आयात कम हो आदि। गांधी जी द्वारा रखी गई इन मांगों को वायसराय ने अस्वीकार कर दिया। अतः गांधी जी ने उस आंदोलन के दौरान अहिंसात्मक ढंग से सरकार के प्रति असहयोग का रवैया अपनाया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से अपनी ऐतिहासिक दांडी यात्रा आरंभ की। 5 अप्रैल 1930 को लगभग 200 मील दूर स्थित लंबी पद यात्रा के बाद गांधी जी दांडी पहुंचे। यात्रा के मार्ग पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी में अवैध रूप से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया। इसके बाद संपूर्ण देश में यह आंदोलन व्यापक रूप से फैल गया। मध्य प्रदेश में जंगल कानून की अवज्ञा हुई। मुंबई, कलकत्ता अनेक स्थान पर हड़तालें हुई। परिषद के सदस्यों ने अपने पद और सरकारी कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ी। विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षा संस्थाओं को छोड़ दिया। स्त्रियों ने शराब की दुकानों पर धरना दिया। विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरने दिए गए। गुजरात में धरसाना के नमक कारखाने पर 2500 स्वयंसेवकों ने धावा बोल दिया। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान, जो सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुए, के नेतृत्व में लाल कुर्ती के नाम से प्रसिद्ध स्वयंसेवकों ने आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। मई 1930 को ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को बंदी बनाकर पूना की यरवदा जेल भेज दिया। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, शोलापुर आदि स्थानों पर उग्र प्रदर्शन हुए। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद तैयब जी और उनके बंदी बनाए जाने के बाद सरोजनी नायडू ने नेतृत्व संभाला। जून 1930 तक आंदोलन पूरे जोर पर पहुंच गया। जुर्माना, लाठी प्रहार, जेल जाना आम बात हो गई। खद्दर पहनना और गांधी टोपी लगाना अपराध हो गया। इसी बीच साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर लंदन में 1930 में एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस समय कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में 1930 में गोलमेज सम्मेलन बुलाया। कांग्रेस की अनुपस्थिति के कारण इसे बिना दूल्हे की बारात कहा जाता है। सम्मेलन में यह बात साफ हो गई कि भारतीय समस्या के हल के लिए कांग्रेस का सहयोग आवश्यक है। भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने 26 जनवरी 1931 को बिना शर्त के गांधी जी को जेल से रिहा कर देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करना चाहा,
तेज बहादुर सप्रू एवं जयकर के प्रयत्नों से गांधी जी एवं इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। समझौते के अंतर्गत सरकार ने ऐसे कैदियों को रिहा करने का वादा किया जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं है। साथ ही समुद्र के किनारे नमक बनाने की अनुमति प्रदान कर दी गई। शांतिपूर्ण तरीके से शराब की दुकानों के बाहर धरना देने की भी अनुमति दे दी गई। गांधी जी ने समझौते के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देना स्वीकार किया। गांधी इरविन समझौते का कांग्रेस नेताओं के बहुमत ने स्वागत किया, लेकिन युवा कांग्रेसी समझौते से असंतुष्ट थे क्योंकि गांधी जी 3 क्रांतिकारियों भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी के फंदे से नहीं बचा सके थे। इन तीनों को 23 मार्च 1931 को लाहौर में फांसी पर लटका दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही ब्रिटिश सरकार ने एक ओर जहां दमन की नीति अपनाई, वहीं दूसरी ओर उसने अपनी परंपरागत फूट डालो और शासन करो की नीति का अनुसरण करते हुए सांप्रदायिक पंचाट, जिसे कम्युनल अवार्ड या मैकडॉनल्ड अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, प्रस्तुत किया। गांधी जी ने इसका घोर विरोध किया और सांप्रदायिक निर्णय को रद्द करने की मांग की और इसे न माने जाने पर आमरण अनशन आरंभ कर दिया। गांधी जी के आमरण अनशन से पूरा देश चिंता में डूब गया। ऐसे नाजुक मौके पर पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास और राजगोपालाचारी के प्रयासों से गांधी जी और अंबेडकर के मध्य 26 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अंतर्गत दलित वर्गों के पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिए गए, लेकिन प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। ब्रिटिश सरकार ने इस समझौते को स्वीकार कर लिया, अतः गांधी जी ने आमरण अनशन समाप्त किया और मई 1933 को सरकार ने गांधी जी को रिहा कर दिया। इसी बीच 1935 में ब्रिटिश सरकार ने भारत शासन अधिनियम लागू किया। इस अधिनियम के अनुसार केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई तथा प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन लागू किया गया, अर्थात भारतीयों को प्रांतीय स्तर पर शासन प्रबंध का अधिकार मिल गया। इस अधिनियम की भारतीय राजनीतिक दलों ने कड़ी आलोचना की क्योंकि इसमें पूर्ण स्वाधीनता के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया था। 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में चुनाव हुए। इन चुनावों में कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली। कांग्रेस ने कुल 8 राज्यों में अपनी सरकारें बनाई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की लगातार बढ़ती हुई शक्ति से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय व्यथित हो गया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा चीन ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला। परिणाम स्वरूप ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चर्चिल ने मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। क्रिप्स मिशन ने भारत के विभिन्न नेताओं से संपर्क करने के बाद अपनी योजना प्रस्तुत की। इस योजना के द्वारा युद्ध के बाद भारत को औपनिवेशिक स्वराज देने की बात कही गई। साथ ही एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाना कहा गया, जिसमें प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन कांग्रेस क्रिप्स के प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं थी,
क्योंकि इसमें युद्ध के बाद औपनिवेशिक स्वराज्य देने की बात कही गई, जबकि कांग्रेस की मांग पूर्ण स्वराज्य की थी। मुस्लिम लीग इसलिए असंतुष्ट थी क्योंकि इसमें उनकी पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया गया था और संविधान निर्मात्री सभा में पृथक निर्वाचक मंडलों को मान्यता नहीं दी गई थी। महात्मा गांधी ने क्रिप्स के प्रस्तावों को दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक बताया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1942 में देश के राजनीतिक मंच पर एक ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन आरंभ हुआ जिसे भारत छोड़ो नाम से जाना जाता है। यह यथार्थतः जन आंदोलन था। यह एक ऐसा अंतः प्रेरित और स्वेच्छामूलक सामूहिक आंदोलन था जिसका जन्म राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए स्वप्रेरणा के फलस्वरूप हुआ था। इस आंदोलन के आरंभ होने के अनेक कारण विद्यमान थे। भारत द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बनने का इच्छुक नहीं था, परंतु इस युद्ध में उसे उसकी सहमति के बिना सम्मिलित किया गया था। युद्ध का साया पड़ने के साथ ही देश की आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गई थी। खाद्य स्थिति क्रमशः बिगड़ती जा रही थी। निर्वाह व्यय 3 गुना बढ़ गया था। मुनाफाखोरी और शोषण अनवरत जारी था। साथ ही जापान सफलतापूर्वक सिंगापुर, बर्मा, मलाया पर कब्जा कर भारत की ओर बढ़ने लगा था, जिससे अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ भारतीय जनमानस में असंतोष व्याप्त होने लगा था। इन परिस्थितियों में कांग्रेस ने एक असहयोगात्मक आंदोलन पुनः आरंभ करने का निश्चय किया। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालिया टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की। नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया, जिसे 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया। गांधी जी ने कहा, पूर्ण स्वाधीनता से न्यून किसी भी बात से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। हम करेंगे या मरेंगे। 8 अगस्त की मध्य रात्रि के बाद ही सरकार ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने की योजना बनाई। 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन ज़ीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। शासन द्वारा उतावलेपन में की गई उत्तेजक कार्रवाई से संघर्ष अपने आप आरंभ हो गया। जनसमूह सड़कों पर आ गया। देश भर में हड़ताल, प्रदर्शन तथा सभाओं का आयोजन हुआ। बम्बई, अहमदाबाद, पूना, दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, जबलपुर, पटना, यहाँ तक कि प्रत्येक नगर, तहसील और ग्राम में जनता ने अपने आप को संगठित किया और संघर्ष आरंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व यह रहा कि इसने भारत की स्वतंत्रता को राष्ट्रीय आंदोलन की तात्कालिक मांग बना दिया। आंदोलनकारियों ने परिवहन के साधनों को नष्ट भ्रष्ट किया, पुलिस स्टेशनों पर आक्रमण किए, शासकीय अभिलेखों को विनष्ट किया तथा शासन के प्रत्येक कानून की अवज्ञा की। पुलिस की उत्तेजनात्मक दमन कार्रवाई के कारण आंदोलन ने अहिंसा के सिद्धांतों का अतिक्रमण भी किया। सरकार ने आंदोलन का दमन करने के लिए अंधाधुंध गोलियां बरसाई, लाठीचार्ज किया तथा हजारों की संख्या में गिरफ्तारियां की। दमन चक्र जैसे जैसे बढ़ता गया, उपद्रव बढ़ते गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर, सागर, मंडला, बैतूल तथा देसी रियासतों में अनेक स्थानों पर आंदोलन ने उग्र रूप धारण किया। आंदोलनकारियों ने अपना आक्रोश रेलवे स्टेशनों को जलाकर, पटरियों को उखाड़कर, तार के खंभे गिराकर, सरकारी कार्यालयों को ध्वस्त कर व्यक्त किया। सरकारी दमन के चलते हजारों लोग मारे गए, शिक्षण संस्थाएं बंद हो गईं। क्रांतिकारी तत्वों ने अपने तरीके से शासन तंत्र का विरोध किया। ऐसे समय में जब अधिकांश बड़े नेता बंदी गृह में थे, अरुणा आसफ अली, अच्युत पटवर्धन, मेहर अली, जयप्रकाश नारायण आदि नेताओं ने भूमिगत होकर आंदोलन चलाया। इन दिनों आंदोलन का समाचार पहुंचाना भी एक महत्वपूर्ण कार्य था।
इसमें सबसे रोमांचकारी कार्य बम्बई शहर के विभिन्न केंद्रों से कांग्रेस रेडियो पर गुप्त संचालन था। इसके प्रसारण को मद्रास तक सुना जा सकता था। रेडियो प्रसारण का कार्य 14 अगस्त से सर्वप्रथम उषा मेहता ने प्रारंभ किया। एक अन्य केंद्र बाबू भाई चला रहे थे, जबकि राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से कांग्रेस रेडियो में बोलते थे। नवंबर 1942 ईस्वी में पुलिस ने इसे खोज निकाला और जब्त कर लिया। इस अपराध में उषा मेहता और बाबू भाई को 4 वर्ष की सजा हुई। भारत की अंग्रेज सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुए विद्रोहों का पूरा दोष गांधी जी एवं कांग्रेस पर थोप दिया, परंतु गांधी जी ने आंदोलन में हुई हिंसा के लिए शासन की उत्तेजक कार्रवाइयों को दोषी बताया। गांधी जी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिद्ध करने के लिए सरकार से निष्पक्ष जांच करने की मांग की। सरकार के इस ओर ध्यान न देने पर 10 फरवरी 1943 ईस्वी से गांधी जी ने 21 दिन का उपवास शुरू कर दिया। 6 मई 1944 को सरकार ने बीमारी के आधार पर गांधी जी को रिहा कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषता यह थी कि इस दौरान देश के कुछ भागों में समानांतर सरकारों की स्थापना हुई। प्रथम समानांतर राष्ट्रीय सरकार चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में स्थापित की गई। बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक में भी राष्ट्रीय सरकार 1944 ईस्वी तक चलती रही। सतारा की राष्ट्रीय सरकार सबसे दीर्घजीवी रही। यह 1945 ईस्वी तक कार्यरत रही। इसके नेता Y.V. चौहान थे। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन स्वाधीनता का घोषित लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहा, परंतु जन चेतना जगाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह आंदोलन इस दृष्टि से सफल रहा कि ब्रिटिश सरकार को यह विश्वास हो गया कि भारत की स्वाधीनता की मांग की लंबे समय तक उपेक्षा नहीं की जा सकती है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस कक्षा के द्वारा आपने इन तीनों आंदोलनों को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आइए अब हम उन प्रश्नों पर नज़र डालते हैं जिन्हें आपको अपनी नोटबुक में हल करना है। अभ्यास हेतु पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, असहयोग आंदोलन अचानक क्यों स्थगित हो गया? दूसरा, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तीसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जाने के क्या कारण थे? चौथा प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 1929 के लाहौर अधिवेशन का महत्व क्या था? पांचवा, भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व लिखिए।